हे एवरीबॉडी, सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल बेसिक लेवल से आपकी ग्रामर को, वोकैब को, कॉम्प्रिहेंशन को सुधारना। अगर किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके इंग्लिश के सेक्शन को आपको बेसिक से प्रिपेयर करवाना। आप ही की तरह मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एस्पायरेंट रहा हूँ, अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए चैनल चलाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है एक लीगल आर्टिकल पे बेस्ड है, कानूनी लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन इसको पढ़ेंगे बिल्कुल ऐसे कि हर सेंटेंस, हर वर्ड आपको समझ में आए। आज का क्विज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। इसमें पैराजम्पल, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब सब कुछ आ जाएगा। क्लास के लास्ट में इस क्विज को अपने ट्राई देंगे। अभी आइए लेक्चर को पूरे मन से शुरू करते हैं। कह रहा है जी, अ प्रोविजन फ्रॉट विद प्रॉब्लम्स। देखिए, प्रोविज़न का मतलब होता है कानून, कलम, धारा, और प्रॉब्लम आप समझते ही हैं, समस्याएं। कह रहे जी एक ऐसा प्रोविज़न है जो समस्याओं से भरा हुआ है, बोझिल है, दबा हुआ है, फुल ऑफ है। फ्रॉट विद एक फ्रेज है अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से भरा हुआ होना, बोझिल होना। इसको अगर आसान भाषा में समझना हो फ्रॉड विद को, तो इसको आप बर्डन विद भी बोल सकते हैं। अगर आपकी पीठ पे बहुत सारा वजन रख दें तो आप बर्डन विद हो जाएंगे उस वजन से, या फिर फ्रॉड विद हो जाएंगे। तो ये प्रोविज़न क्यों प्रॉब्लम से भरा हुआ है, क्यों दबा हुआ है, चलिए आर्टिकल में देखते हैं आगे टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे जी ये जो कानून है सेक्शन 107 ऑफ द BNSS गिव्स अनब्रिडल्ड पावर्स टू द कोर्ट्स टू अटैच एनी प्रॉपर्टी। कह रहा है सेक्शन 107 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, BNSS का, ये एक नया कानून है BNSS, जो कि CRPC को, IPC को रिप्लेस कर लेगा। अभी जो इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चल रहे हैं, इन सब को हटा के एक नई जो है सुरक्षा संहिता लाई जा रही है। कह रहे जी जो नई सुरक्षा संहिता है भारत की BNSS, उसका सेक्शन 107 जो है वो देता है अनब्रिडल्ड पावर्स, बेलगाम ताकतें। अनब्रिडल्ड मतलब जिस पे कोई ब्रिडल ना हो, कोई लगाम ना हो। और किसको देता है? कोर्ट को देता है, न्यायपालिका को देता है कि वो अटैच कर सके, कब्जे में ले सके किसी की भी प्रॉपर्टी को, किसी की भी संपत्ति को। अच्छा, और क्या कर सके? एंड फॉरफेट द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टू द गवर्नमेंट। और वो फॉरफेट कर सके, सरेंडर कर सके प्रोसीड्स को या मुनाफे को जो किसी भी क्राइम से आपने कमाया है, और सरेंडर कर सके सरकार को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पढ़ने में। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि BNSS में सेक्शन 107 आ गया है, और 107 सेक्शन ये कहता है कि अगर कोर्ट को लगे कि आपने कोई गलत काम किया है, तो कोर्ट के पास बेलगाम ताकतें हैं, अनब्रिडल्ड पावर्स हैं कि आपकी घर, आपकी गाड़ी, आपके प्लॉट्स, आपकी ज़मीन है ना, आपका कैश, सब का सब कोर्ट जो है आपसे ले ले। और इस बहाने आपके सारे पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दे, और ये कह करके ये पैसा आपने क्राइम के थ्रू कमाया है, गलत कामों के थ्रू कमाया है। तो ये एक बहुत बेलगाम ताकतें देने वाला सेक्शन है, सेक्शन 107। चलिए, सेक्शन 107 की वर्ब है गिव्स अनब्रिडल्ड, यानी जो बेलगाम हो। ब्रिडल वर्ड का मतलब ही होता है अंग्रेजी में लगाम, घोड़े की, किसी जानवर की। अनब्रिडल्ड है वो जानवर बिना लगाम या बिना अंकुश का है। इसको अनरिस्ट्रेंट, अनकंट्रोल्ड भी बोल सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड भी बोलते हैं। फॉरफेट करना यानी सरेंडर करना किसी चीज़ को दूसरे के सामने, ठीक है ना, सरेंडर तो आप समझते ही हैं। प्रोसीड एक वर्ब भी है। प्रोसीड का मतलब होता है किसी दिशा में आगे बढ़ना। जैसे आप घर की तरफ जा रहे हैं, यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स योर होम। लेकिन प्रोसीड एक नाउन भी है। इस नाउन फॉर्म में प्रोसीड्स का मतलब होता है किसी चीज़ से कमाया हुआ पैसा। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब क्राइम से कमाया हुआ पैसा। प्रोसीड्स ऑफ योर जॉब मतलब जॉब से कमाया हुआ पैसा। जिस भी एक्टिविटी से आप कुछ कमाते हैं उसकी प्रोसीड्स कहलाती हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आज की वोकैब थोड़ी हैवी है, शुरू में एक साथ देख लोगे, मज़ा आएगा आपको। आर्टिकल पढ़ते हुए बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ठीक है, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है,
बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल पीओ के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। चलिए वोकैब शीट अपनी जूम इन कर दूं थोड़ी सी। पहला वर्ड है रैम्पेंट, बहुत बार आता है। रैम्पेंट का मतलब है बेलगाम धड़ल्ले से होने वाला काम। रैम्पेंट करप्शन मतलब खुलेआम जोरों शोरों से होने वाला करप्शन। ठीक है ना, तो ऐसे इस वर्ड को याद रखना है। द एलिगेशंस ऑफ रैम्पेंट करप्शन मेड द मिनिस्टर्स रिजाइन। जो एलिगेशंस थे, आरोप थे धड़ल्ले से होने वाले भ्रष्टाचार के, करप्शन के, उन्होंने मिनिस्टर से रिज़ाइन करवाया। इन आरोपों की वजह से मिनिस्टर को कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब इसका अनब्रिडल्ड सिनोनिम है, ये वर्ड आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अनचेक्ड बोल दो, रैम्पेंट बोल दो, अनफेटेड बोल दो। देखिए ब्रिडल मतलब लगाम, फेटर मतलब बेड़ियाँ। तो जो चीज़ अनफेटेड है उसके पाँवों में बेड़ियाँ नहीं है, वो समझ गए ना, एकदम खुली है, आज़ाद है, जैसे भी वो एक्ट करना चाहे, है ना, अनफेटेड। चलिए अगला वर्ड है अपने पास इर्कसम। देखिए इर्क वर्ड का मतलब होता है चिढ़। इर्कसम मतलब जो चिढ़ाऊ, समझ पा रहे हो, समथिंग दैट कॉजेज इरिटेशन। चिढ़ाऊ को एनोइंग भी बोलते हैं, वैक्सिंग भी बोलते हैं, बॉदरसम भी बोलते हैं और पेस्की भी बोलते हैं। आज पेस्की नाम का वर्ड, चिढ़ाऊ वर्ड, आप आर्टिकल में देखेंगे। द प्लॉट ऑफ द मूवी वॉज कन्फ्यूजिंग एंड इर्कसम। दो मूवी का जो प्लॉट था, मूवी की जो कहानी थी, प्लॉट का मतलब क्या होता है, ये वो वाला प्लॉट नहीं है जो आपके पापा ने ले रखा है किसी, समझ गए ना, शहर के बाहर प्लॉट लिया हमने, प्लॉट लिया, ये वो प्लॉट नहीं है, वो नाउन फॉर्म में होता है, ये भी नाउन है। प्लॉट वर्ड का दूसरा मीनिंग होता है किसी मूवी, किसी डॉक्यूमेंट्री, किसी जो है किताब की कहानी। तो जो कहानी थी, प्लॉट था मूवी का, वो बड़ा कंफ्यूजिंग था, बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला था और इर्कसम था, चिढ़ाऊ भी था, एनोइंग भी था। चलिए ये वर्ड आप आर्टिकल में पेस्की देखेंगे। अगली अपने पास है फ्रेजल वर्ब डिस्पोज ऑफ। ध्यान रखना इसमें ओ डबल एफ नहीं है, ओ सिंगल एफ है, ओ एफ है ना, ऑफ। डिस्पोज ऑफ करना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना या उसको ठिकाने लगाना। द किलर्स ट्राइड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी। किलर्स ने ठिकाने लगाने की कोशिश की बॉडी को, बाय थ्रोइंग इट इन अ रिवर, रिवर में उसको थ्रो करके, नदी में उसको फेंक करके। गेट रिड ऑफ करना भी बोलते हैं, डू अवे विद करना भी बोलते हैं, वीड आउट, वाइप आउट, इरेडिकेट, डिस्पेंस विद, ये सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं किसी चीज़ को ठिकाने लगाने या छुटकारा पाने की। यू कैन नॉट डिस्पेंस विद दिस थिंग, आप इस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते हैं या इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, डिस्पेंस विद करना। तो ये फ्रेजल वर्ब्स देख लो एक एक बार, आज के क्विज में इन्हीं में से एक फ्रेजल वर्ब मैंने आपसे पूछी है। जब भी ये ऑफ लगे, गेट रिड ऑफ और डिस्पोज ऑफ के बाद, उस ऑफ में और सिंगल एफ लगाना है। अगेन बता रहा हूँ, ओ डबल एफ नहीं लगाना। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, सेकंड लास्ट, मेजर अप। देखिए मेजर अप का मतलब होता है किसी काम को करने के काबिल होना, गुड इनफ होना कि आप उस काम को करने की जो आशाएं हैं उन पे खरा उतरें। शी कुड नॉट मेजर अप टू हर जॉब, वो अपनी जॉब के लिए खरा नहीं उतर पाई, जॉब के लिए सूटेबल नहीं थी। एंड वॉज फायर्ड, उसको फायर कर दिया गया, जॉब से निकाल दिया गया। तो मेजर अप टू समथिंग, किसी काम के लिए आप अपने आप को प्रूव करते हैं। ठीक है, मेजर अप करते हैं। क्वालिफाई करना, पास मस्टर एक इडियम है इसके लिए। ठीक है, क्वालिफाई और पास मस्टर, कट द मस्टर और पास मस्टर एक ही बात है। ठीक है ना, किसी काम के लिए आप जब, वही बात है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दिमाग में बैठ जाए आपके, ये इडियम आप कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी या देखोगे। कट द मस्टर करना, किसी काम के लिए काबिल होना। चलिए लास्ट है अपने पास लेडन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लेडन विद, फिल्ड विद, बर्डन विद, फ्रॉट विद, सैडल्ड विद, लोडेड विद, यहाँ विद भी लगा सकते हो, लोडेड डाउन भी होता है। सबका मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे दबा हुआ या बोझिल होना।
हिज वर्क प्रोफाइल इज़ लेडन विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी जो काम की प्रोफाइल है, जो उसकी जॉब प्रोफाइल है, वो भरी हुई है या बोझिल है बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो ये विद मत सोचना, याद रखना इसको, विद को कभी ड्रॉप मत करना, इन वर्ड्स के साथ में विद फिक्स रहता है। चलिए 5 वर्ड्स हो गए, अच्छी वोकैब आज की, बिल्कुल टेंशन मत लो, कभी कभी आती है तो सीखने का मौका मिलता है। ये मत सोचना सर ये 5 वर्ड्स बताए, मेरे को तो एक भी नहीं आता था। ठीक है, आज 5 में से 2 याद हो जाएंगे, फिर किसी क्लास में बाकी के 2 याद हो जाएंगे, है ना। चलो अब आर्टिकल पे आते हैं, एक समरी आपको दें। भाई ये आर्टिकल 107 जो है BNSS का, ये आर्टिकल सरकार को, पुलिस को और कोर्ट को बहुत पावर देता है। और पावर ये इसलिए दी जा रही है ताकि जो गलत बदमाश लोग हैं समाज में, जो दंगा करते हैं, जो झगड़ा करते हैं, सरकार जल्दी से उनकी संपत्ति को कब्जाए और लोगों में बांट दे। इस आर्टिकल को लाया तो बहुत अच्छे मन के साथ है, लेकिन इसमें खामी है। खामी ये है कि जब इस आर्टिकल को गलत तरीके से यूज़ करने लगे कोई पुलिस वाला, किसी कोर्ट को गलत फहमी हो जाए, तो एक मासूम आदमी, निर्दोष आदमी की प्रॉपर्टी भी सरकार हथिया सकती है। और इसमें उसके ऊपर केस चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, केस चलने से पहले ही प्रॉपर्टी उसकी हथिया ली जाएगी। तो हमारा आर्टिकल यही कह रहा है, अच्छे मन से लाया हुआ कानून है, लेकिन इसमें कोई सेफ गार्ड नहीं है। अगर इसमें कोई लूप होल निकला तो इससे इनोसेंट लोगों को बहुत, समझ गए ना, सताया जा सकता है। तो सरकार को सोचना चाहिए ऐसा कानून लाने से पहले। आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज करके बता रहा है, और थोड़ी लीगल है, लीगल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है तो लीगल टोन तो होगी ही। चलिए शुरू करें, इंटरेस्टिंग है। कह रहा है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और BNSS 2023 इंट्रोड्यूसेस सेक्शन 107। कह रहा है जी जो BNSS है, भारत की नागरिक सुरक्षा संहिता है, 2023 में जो आई थी, ये इंट्रोड्यूस करती है सेक्शन 107 को। और कौन सा है भाई सेक्शन, देखो कॉमा लगा के बता रहा है इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हुए। कह रहा है जी फोकसिंग ऑन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अ टर्म फेमिलियर विद द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और PMLA। कह रहा है जी ये जो इंट्रोड्यूस करती है ना सेक्शन 107 को, ये BNSS इंट्रोड्यूस करती है फोकस करते हुए, सारा ध्यान अपना डालते हुए क्राइम की प्रोसीड्स पे, पाप की कमाई पे, जो कोई भी आदमी क्राइम करके कमाता है। कह रहा है ये एक ऐसी टर्म भी है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक ऐसा वर्ड भी है, फ्रेज भी है, जो फेमिलियर है, जो बहुत जाना माना है सरकार के इस पुराने कानून से जिसका नाम है PMLA कानून। वहाँ भी इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नाम के फ्रेज का काफ़ी बार जिक्र होता है। तो BNS जो है ना, इसी को फोकस करते हुए सेक्शन 107 लाई है। कह रहा है जी बट नाउ गिवन इट न्यू ट्विस्ट, लेकिन इस फ्रेज पे, प्रोसीड ऑफ क्राइम पे एक नया ट्विस्ट दे दिया गया है, इसमें एक नया मोड़ दे दिया गया है। समझ पाए? तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक पुराना फ्रेज है, अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में इस वर्ड का काफ़ी बार जिक्र है। लेकिन BNSS में जिस तरीके से इसको लाया गया ना, उसमें एक ट्विस्ट है, बहुत बड़ी बदलाव आप देखेंगे। जो कन्वेंशनल तरीका है इस वर्ड को यूज़ करने का प्रोसीड ऑफ क्राइम के साथ, क्या होगा, BNSS उससे थोड़ा हटके इस वर्ड को यूज़ करती है। चलिए BNSS सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूसेस इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया सेंटेंस को। जब भी कोई करंट अफेयर होता है, करंट इवेंट होता है, तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया जाता है न्यूज़पेपर में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, रात को इजराइल हमला कर दे ईरान पे, अगले दिन का जो न्यूज़पेपर होगा, हमला तो हो चुका है रात में, लेकिन न्यूज़पेपर में ये लिखा होगा ईरान हिट बैक्स एट इजराइल। ईरान फिर से हमला करता है, हिट बैक करता है, जवाबी हमला करता है इजराइल पे। तो ये काम भले ही पास्ट में हो चुका हो, लेकिन न्यूज़पेपर और हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसलिए बताया जाता है ताकि पढ़ने वाले को लगे कि वो बिल्कुल ताज़ी न्यूज़ पढ़ रहा है, एकदम उसकी आंखों के सामने, जैसे टीवी में होता है ना लाइव टेलीकास्ट, वैसा उसको फील हो। तो याद रखना इस बात को, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं सर पुरानी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों लिखी हुई है। चलिए, कह रहा है जी वाइल द CRPC डेल्ट विद अटैचमेंट एंड फॉरफेचर ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 107 ऑफ द BNS टेक्स इट अ स्टेप फर्दर। कह रहे जहाँ हमारा CRPC था, पुराना कानून था, जिसकी जगह BNSS आ जाएगा। कह रहे जो CRPC था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो डील विद करता था, वो निपटता था, वो जुड़ा हुआ था, रिलेटेड था अटैचमेंट और फॉरफेचर ऑफ प्रॉपर्टी से।
किसी भी आदमी की प्रॉपर्टी को कैसे कब्जाया जाएगा, अटैच किया जाएगा। अटैच करना यानी उस आदमी से लेकर के सरकार से जोड़ देना। तो सरकार ने कब्जा ली ना आपकी प्रॉपर्टी। तो कह रहे जहाँ सीआरपीसी आम आदमी की प्रॉपर्टी को कब्जाने और उसको फॉरफेट करना यानी सरेंडर करना सरकार के सामने, इस चीज़ से डील विद करता था, वहीं सेक्शन 107 जो है ये एक स्टेप आगे है। कह रहा है जी इट टेक्स इट अ स्टेप फर्दर, ये इस चीज़ को एक कदम और आगे ले जाता है। और कैसे ले जाता है भाई? अलाउइंग कोर्ट्स टू अटैच इवन फॉरफेट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। कह रहे जी अलाउ करते हुए हमारी अदालतों को कि वो अटैच कर सकें, कब्जा सकें और यहाँ तक कि सरेंडर कर सकें, सरकार के कब्जे में दे सकें, सरकार के नाम कर सकें, फॉरफेट कर दें एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान, एक जांच के दौरान। नो ट्रायल नीडेड, कोई ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं है, कोर्ट में केस शुरू होने की नीड ही नहीं है। आई बात समझ में? तो पुलिस ने आपके खिलाफ केस बनाया, कच्ची पर्ची बनाई, एफआईआर बनाई, इस एफआईआर के बेस पे ही आपका घर आपसे खाली करवाया जा सकता है, आपकी दुकान, आपका प्लॉट, आपकी गाड़ी, आपका कैश। ठीक है ना? केस तो जब चलेगा बाद में देखेंगे, उससे पहले सरकार आपकी प्रॉपर्टी बेच के सरकारी खजाने में पैसा भी जमा कर सकती है। तो ये है एक नया स्टेप आगे बीएनएसएस में। समझ गए ना सेंटेंस? सीआरपीसी पुराना कानून था, इसकी वर्ब है डेल्ट विद, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, डील विद करना, किसी चीज़ से निपटना, यहाँ लिखा हुआ डेल्ट विद। चलिए अटैचमेंट यानी कब्जाना, फॉरफेचर यानी विड्रॉल, सेक्शन 107 की वर्ब है टेक्स। चलिए आगे लिखा हुआ नो स्ट्रिंग्स अटैच। नो स्ट्रिंग्स अटैच जो है एक फ्रेज अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है जो भी काम हो रहा है वो बिना किसी कंडीशन या किसी क्वालिफिकेशन के हो रहा है। अगर आपको ऐसा बोल दिया कि आपकी प्रॉपर्टी कब्जा ली जाएगी और सरकार में जमा कर दी जाएगी, आपसे ले ली जाएगी, तो इसमें नो स्ट्रिंग्स अटैच लगा करके ये भी कहा जा रहा है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है इसमें ये हो जाएगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, नहीं नहीं नहीं, कानून बिल्कुल सिंपल है। सरकार को लगा, कोर्ट को लगा, आपसे लेनी है तो ले लेंगे। तो अंग्रेजी में इसको फ्रेज को बताया जाता है नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, आगे पीछे कुछ भी नहीं। चलिए बढ़े आगे। कह रहा है जी द PMLA एटलीस्ट डिमांड्स रिटन रीजन्स फॉर बिलीविंग समवन पजेसेस इल गॉटन गेन्स। कह रहा है जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कह रहा है कम से कम ये डिमांड तो ज़रूर करता है, उसमें ये मांग तो ज़रूर है कि रिटर्न रीजंस दिए जाएं, कागज़ पे लिख करके जो है रीज़न बताए जाएं इस चीज़ को बिलीव करने के कि समवन या कोई भी आदमी वो पजेस करता है या मालिक बना हुआ है गलत तरीके से कमाए हुए पैसे का, इल गॉटन गेंस का। इल मतलब खराब, गॉटन यानी पाया हुआ, इल गॉटन यानी खराब तरीके से पाया हुआ, और गेंस मतलब नफ़े यानी पैसा। तो कह रहा है जहाँ PMLA इतनी शर्म जरूर रखता है कि जब भी किसी की प्रॉपर्टी सरकार हथियाए तो उसको रीज़न लिखना पड़े, कागज़ में लिख करके डॉक्यूमेंट करना पड़े कि सरकार को ऐसा क्यों लगा, कोर्ट को ऐसा क्यों लगा कि इस आदमी का सारा पैसा गलत तरीके से कमाया हुआ है। कह रहा है एंड लिमिट्स प्रोविजनल अटैचमेंट्स टू 90 डेज। और ये जो PMLA है वो लिमिट भी करता है, सीमित भी करता है टेम्परेरी अटैचमेंट को या टेम्परेरी कब्जे को किसी की प्रॉपर्टी पे 90 दिन तक। तो सरकार को 90 दिन बाद आपकी प्रॉपर्टी या तो वापस करनी पड़ेगी या आपको कोर्ट केस में डला करके और प्रूव करना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी आपकी गलत तरीके से कमाई हुई है, नहीं तो 90 दिन बाद आपको मिल जाएगी, वो प्रॉपर्टी आप ही की है 90 दिन के बाद। चलिए ये PMLA ऐसा करता था। PMLA की वर्ब है डिमांड्स और दूसरी वर्ब है लिमिट्स। PMLA डिमांड करता था इस चीज़ को और PMLA ये पुराना वाला कानून लिमिट करता था प्रोविजनल अटैचमेंट को 90 दिन तक। इल गॉटन मैंने आपको बता दिया गलत तरीके से पाया हुआ। इल यहाँ पे एडवर्ब है, गॉटन यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेट यानी पाना, गॉटन यानी पाया हुआ। कह रहा है जी लेकिन BNSS में क्या हुआ, बट इन द BNSS सच पेस्की सेफगार्ड्स आर लार्जली मिसिंग। कह रहे लेकिन BNSS में ये जो चिढ़ाऊ सेफगार्ड्स हैं, सुरक्षा के इंतजाम हैं, वो मोटे तौर पे गायब है, मिसिंग है। ताना मार रहा है सरकार पे कि ये सब क्या रख दिया था आपने पुराने वाले में, इतना कुछ 90 दिन में वापस करना है, रीज़न रिकॉर्ड करना है। कह रहा है बढ़िया आपने बनाया नया कानून, उसमें ये चिढ़ाने वाले पेस्की या बॉदरसम या इर्कसम कोई सेफगार्ड्स है ही नहीं, आम आदमी के लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम है ही नहीं, लार्जली मिसिंग है। ठीक है ना? आपको तो चिढ़ाऊ लगते हैं ये सब क्या है, लेकिन आम आदमी के लिए यही चिढ़ाऊ चीज़ें सेफगार्ड का काम करती हैं। चलिए
सरकास्टिक टोन में लिखा हुआ सेंटेंस था, होपफुली आप समझ गए होंगे। कह रहा है जी पुलिस कैन गेट प्रॉपर्टी अटैच्ड विद लिटिल मोर देन अ हंच। कह रहा है जी पुलिस जो है गेट कर सकती है प्रॉपर्टी को अटैच्ड, गेट समवन, गेट समथिंग, डन समथिंग। गेट का यहाँ पे पॉजिटिव यूज़ हुआ है। आज डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, क्लास लंबी हो जाएगी, फिर किसी दिन करवाऊँगा, बेसिक से करवाया वो आपको। ये कह रहा है जी पुलिस इंतजाम कर सकती है, गेट कर सकती है किसी की भी प्रॉपर्टी को अटैच करवाने का, कब्जे में लेने का, लिटिल मोर देन एक हंच, एक हंच से थोड़ी से ज़्यादा पे। हंच का मतलब क्या होता है? सिक्स सेंस। पुलिस वाले को लगा कि आप ही ने मर्डर किया है तो ये उसका हंच है। और अगर आपसे जवाब सवाल किया और आप थोड़ा सा अटक गए तो बस वो अटकना और वहीं पे आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेना। पुलिस का ये काम भी कर सकती है। एंड देयर इज़ नो मेंशन ऑफ व्हेन द प्रॉपर्टी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ। और इस चीज़ का कोई मेंशन भी नहीं है कि प्रॉपर्टी को कब डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ करना यानी आपसे कब्जाई हुई प्रॉपर्टी कब उसको बेचा जाएगा, क्या आपको उसमें से कुछ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हो सकता है आप ही को वापस कर दी जाए अगर आप, है ना, बाद में आप माने इनोसेंट निकले आप तो आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस कर दी जाए। कह रहे जी इस कानून में ये लिखा हुआ है पुलिस की इच्छा हो तो किसी की भी प्रॉपर्टी कब्जा ले, पर ये नहीं लिखा कि कब्जाने के बाद क्या करना है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ व्हेन द प्रॉपर्टी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ। मेंशन की वर्ब है इज, प्रॉपर्टी की वर्ब है कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ। डिस्पोज ऑफ होना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना या ठिकाने लगाना। पुलिस एक प्लूरल नाउन है, याद रखें। वैसे यहाँ पे वर्ब जो है कैन से शुरू हो रही है तो प्लूरल सिंगुलर बराबर है, लेकिन पुलिस, कैटल, जेंट्री, ठीक है ना, वर्मिन, ये सारे वर्ड जो हैं, पोल्ट्री, है ना, इनको आप प्लूरल वर्ब देते हैं। ये वर्ड सारे के सारे नाउन्स बिना एस लगाए ही प्लूरल हैं। जैसे पुलिस के आगे पुलिसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैटल के आगे कैटल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैटल वर्ड ही अपने आप में प्लूरल होता है। चलिए बढ़े आगे। डिस्पोज ऑफ होना, गेट रीड ऑफ होना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। कह रहा है जी द रियल किकर, सवाल पूछ रहा है। कह रहा है जी सच में हैरानी वाली बात क्या है। किकर क्या होता है? जो फुटबॉल के गेम में जो लंबी किक मारने वाले खिलाड़ी होते हैं, है ना, एक मतलब जो पिच है फुटबॉल का, जो ग्राउंड होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक किक मार के फुटबॉल को पहुंचाने वाले, तो वो सबसे ज़्यादा रोमांचकारी लोग होते हैं किकर फुटबॉल के गेम में। कह रहा है जी इस पूरे मामले में सबसे रोमांचकारी बात क्या है, किकर क्या है? किकर ये है, द कोर्ट कैन ऑर्डर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स टू क्राइम विक्टिम्स विद इन 60 डेज। जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकती है डीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर, कह रहा है, और क्या कर सकती है ऑर्डर, कि वो बांट दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे किसी भी आदमी के क्राइम के पैसे को, गुनाह से कमाए हुए पैसे को उसके विक्टिम्स तक, उसके शिकारों तक 60 दिनों के अंदर विद इन 60 डेज। तो सरकार ना केवल आपकी प्रॉपर्टी ले, हो सकता है बेच के 60 दिनों में जिन लोगों से आपने मामला पैसे ठगे हैं उनको वापस भी पैसा कर दे। कह रहा है जी इवन दो द इन्वेस्टिगेशन माइट नॉट बी फिनिश्ड। यहाँ तक कि ये काम तब भी हो सकता है जब इन्वेस्टिगेशन पूरी भी ना हुई हो, आपके ऊपर लगे हुए आरोप सिद्ध भी ना हुए हों। ठीक है ना, कोर्ट की वर्ब है कैन ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है माइट नॉट बी फिनिश्ड। कह रहा है नो गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड फॉर आइडेंटिफाइंग दीज क्लेमेंट्स। कह रहा है लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए इन क्लेमेंट्स का। भाई कौन, किसका आपने शिकार किया था, किसको पागल बना के पैसा कमाया, इस चीज़ को ढूंढने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। डीएम को लगा कि ये भी शिकार है तो इसको भी पैसा दे दे, इसका पड़ोसी भी शिकार है तो उसको भी पैसा दे दे, मतलब ऐसा होगा नहीं, लेकिन कोई गाइडलाइन होने के अभाव में ऐसा हो सकता है। कह रहा है जी लीविंग अ लॉट टू बी डिजायर्ड इन टर्म्स ऑफ ड्यू प्रोसेस। ये पूरा काम हो रहा है लीव करते हुए, छोड़ते हुए बहुत सारी चीज़ों को, डिज़ायर्ड यानी मिसिंग, और किस फॉर्म में, इस रूप में, इस टर्म में जो है ड्यू प्रोसेस की, कानून की प्रक्रिया की। अब ये जो वर्ड है ना ड्यू प्रोसेस, इसका मतलब होता है कानूनी प्रोसेस। आपको सीधे फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता, पहले आपको कोर्ट में लाया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, फिर आप पे केस चलेगा, फिर आपका वकील कुछ बोलेगा, आप कुछ बताएंगे, आपका सामने वाला वकील कुछ बोलेगा, फिर पूरा जब जज साहब सुनेंगे तब आपको या तो घर भेज देंगे या फांसी पे लटका देंगे। तो ये एक ड्यू प्रोसेस है। चाहे अजमल कसाब को हमने स्टेशन पे पकड़ा, है ना, गोलियों से लोगों को मारते हुए, लेकिन फिर भी उसको एक ड्यू प्रोसेस से गुजारना पड़ा। यही कानून का,
है ना, नियम है। तो कह रहा है जी ये जो है ना इस ड्यू प्रोसेस में बहुत चीज़ें मिसिंग रह गई हैं। जब आप क्लेमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे तब आप हो सकता है किसी को भी पैसा बांट दें, क्योंकि प्रोसेस आपके पास है ही नहीं। गाइडलाइंस की वर्ब है आर प्रोवाइडेड। क्लेमेंट यानी जो दावा ठोके, जो विक्टिम होने का दावा करे। चलिए लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं, एक दो रह गए छोटे छोटे, दो सेंटेंसेस। कह रहा है जी डिस्पाइट बीइंग हेल्ड एज अ फास्ट ट्रैक सोल्यूशन, सेक्शन 107 रेजेस सीरियस कंसर्न्स। कह रहा है बावजूद हेल किए जाने के, हेल करना यानी किसी चीज़ के जय जयकारे लगाना। जैसे राजा साहब आते हैं ना कोर्ट में, राजा कैसे आता था, वो सब लोग खड़े हो जाते थे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हेल करना। कह रहा है जी बावजूद हेल किए जाने के, इसके जय जयकारे लगने के, इस कानून के, और कैसे, एक फास्ट ट्रैक सोल्यूशन के तौर पे, एक तेज़ी में लाए गए उपाय के तौर पे। भाई इससे क्या होगा, बदमाशों की ज़मीन जो है सरकार बड़ी जल्दी उनसे ले लेगी, उनसे भरपाई कर देगी जो है गरीब लोगों की। कह रहे बावजूद इसके सेक्शन 107 जो है ये कई सीरियस कंसर्न्स को रेज करता है, खड़ा करता है, चिंताओं को पैदा करता है। सेक्शन 107 की वो है रेजेस। कह रहा है जी आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स प्रॉपर्टी राइट्स। कह रहा है संविधान का आर्टिकल 300A जो है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी तो प्रोटेक्ट करता है आपके संपत्ति के अधिकार को। और कैसे करेगा, ensuring that no one is deprived of their property without lawful authority। एंश्योर करते हुए कि कोई भी आदमी, नो वन, वो डिप्राइव ना हो, वंचित ना हो, दूर ना किया जाए अपनी खुद की प्रॉपर्टी से बिना किसी लॉफुल अथॉरिटी के, बिना किसी कानूनी जो है ताकत के। तो ऐसे नहीं है आप किसी को किसी घर से निकाल दो, बोल दो भाई तेरी प्रॉपर्टी आज से मेरी। सेक्शन 300A यही कहता है कि पूरा प्रोसेस होगा, कानून की अदालत में होगा, फिर कानून के जज साहब के कलम से जब लिखा जाएगा तभी आपकी प्रॉपर्टी आपसे ली जाएगी, है ना। एक लॉफुल अथॉरिटी होनी चाहिए। तो आर्टिकल 300A इससे वायलेट हो गया सेक्शन 107 की वजह से। 300A की वर्ब है प्रोटेक्ट्स, नो वन की वर्ब है इस। डिप्राइव्ड होना या फिर किसी चीज़ से डिवॉइड होना, यानी उस चीज़ से दूर होना, महरूम होना, वंचित होना। याद रखेंगे इसके बाद भी ऑफ लगाते हैं जिस भी चीज़ से आप डिप्राइव्ड हैं। अगर आपको सही एजुकेशन नहीं मिली तो यू आर डिप्राइव्ड ऑफ गुड एजुकेशन। अगर आपको सही मौके नहीं मिले जीवन में किसी वजह से तो यू वर डिवॉइड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, है ना। ऐसे इसको याद रखें। कह रहा जी एंड व्हाट इज़ लॉ हेयर। कह रहा लेकिन इस केस में लॉ क्या है, सवाल पूछ रहा है आपसे। अ वैलिड, जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसेस। लॉ एक वैलिड, एक निष्पक्ष और एक रीजनेबल यानी लॉजिकल प्रोसेस है। कानून वही है जो जस्ट हो, जो सही हो और जो है ना लॉजिकली सही हो। कह रहा है अनफॉर्चुनेटली द BNSS डज नॉट मेजर अप। कह रहा है लेकिन दुर्भाग्यवश BNSS जो है वो मेजर अप नहीं करता, वो लायक नहीं है कानून बनने के। कानून बनने की सारी क्वालिफिकेशंस या अहर्ताएँ हैं उनके ऊपर खरा नहीं उतरता। याद है ना, मेजर अप टू समथिंग, किसी चीज़ पे खरा उतरना। तो BNSS कानून बनने पे सही तरीके से खरा नहीं उतर रहा। चलिए मेजर अप फ्रेजल वर्ब आज के क्विज में आपसे पूछी है मैंने, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी वाइल द इंटेंट सीम्स टू बी एम्पावरिंग स्टेट्स टू हैंडल द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विदाउट रिलाइंग ऑन द PMLA। कह रहा है जहाँ इंटेंट जो है, इरादा जो है, इस पूरे कानून का सीम होता है, दिखाई देता है कि एम्पावर करने वाला है, ताकत देने वाला है भारत के राज्यों को कि वो हैंडल कर सकें क्राइम की प्रोसीड्स को, पाप की कमाई को। और कैसे, बिना रिलाय ऑन किए, बिना निर्भर किए PMLA कानून पे। जहाँ देखने में हमें पता लग रहा है कि इस कानून का इंटेंट यही है कि किसी भी बदमाश आदमी के ऊपर फटाफट सरकार एक्शन ले सके। PMLA नाम के कॉम्प्लिकेटेड कानून, कॉम्प्लेक्स कानून के ऊपर सरकारों को रिलाय ऑन ना करना पड़े, निर्भर ना होना पड़े किसी की प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए। इंटेंट बिल्कुल सही है। कह रहे लेकिन दिस हेस्टी डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर ट्रायल्स इज़ फ्रॉट विद लीगल जो है पिटफॉल्स। कह रहे लेकिन ये जो जल्दबाजी में किया हुआ डिस्पोजल होगा, जल्दबाजी में प्रॉपर्टी ली, जल्दबाजी में बेच दी, जल्दबाजी में लोगों में बांट दी। कह रहे जो हेस्टी डिस्पोजल है प्रॉपर्टी का, बिना प्रॉपर ट्रायल्स के, बिना इस केस की ढंग से सुनवाई के, वो फ्रॉड विद होगा, वो बोझिल होगा, वो दबा हुआ होगा, भरा हुआ होगा कानूनी दिक्कतों से, लीगल पिटफॉल से।
पिटफॉल यानी किसी चीज़ के अंदर का डेंजर होता है ना, जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, पानी है, तो अचानक से गड्ढा आएगा जिसमें पानी की वजह से आपको दिखेगा नहीं और आप उसमें पाँव पाँव रख दोगे। तो वैसे कानून में भी बहुत गड्ढे होते हैं। अमीर लोग जो हैं, बड़े बड़े वकील, उन गड्ढों का फ़ायदा उठा के, समझ गए ना, कानून का फ़ायदा उठाते हैं। तो उसी तरीके से आपको इस BNSS में भी बहुत सारे कानूनी पेंच मिलेंगे जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। समझ गए? सेंटेंस लंबा था। इंटेंट की वर्ब है सीम्स, रिलाई ऑन करना, डिपेंड ऑन करना, हिंज ऑन करना, किसी चीज़ पे निर्भर होना। हेस्टी डिस्पोजल यानी जल्दबाजी में किया हुआ डिस्पोजल किसी भी प्रॉपर्टी का। हेस्टी यानी इन अ क्विक मैनर या रश थ्रू मैनर। डिस्पोजल की वर्ब है इज, फ्रॉट विद, लेडन विद, फिल्ड विद, बर्डन विद। ये फ्रेज आपको याद है। कह रहा द चैलेंज ऑफ आइडेंटिफाइंग क्लेमेंट्स combined with the lack of a fair trial makes this provision anything but the just and reasonable law। कह रहा है जो चैलेंज है, जो चुनौती है ढूंढने की, क्लेमेंट्स को पता लगाने की, दावेदारों की, है ना, जिससे आपने पैसा कमाया, जिसको पागल बना के, उस दावेदार को ढूंढने की जो चैलेंज है। और ये चैलेंज जो है कंबाइंड विद है, जुड़ा हुआ है, जुगलबंदी में है, एक फेयर ट्रायल के लैक में, एक सही निष्पक्ष कोर्ट केस के बिना। कह रहा है ये जो चैलेंज है ना, ये बनाता है इस कानून को, सेक्शन 107 को, एनीथिंग बट जस्ट एंड रीजनेबल। एनीथिंग बट का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। ये फ्रेज अभी आपको मैं करवाऊंगा। नॉट एट ऑल बोलते हैं इसको, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बिल्कुल भी नहीं बनाता है इस कानून को निष्पक्ष और लॉजिकल। और ये कौन सा निष्पक्ष और लॉजिकल लॉ है? एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एनश्राइंड है, एनविजनड है, जो देखा गया है, जिसके बारे में विजुलाइज या समझ गए ना, इमेजिन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि लॉ ऐसा हो जिसको एकदम, जो समझ गए ना, अग्नि परीक्षा में भी वो लॉ बिल्कुल सही निकले, सबके लिए बराबर हो। लेकिन BNSS देख करके लगता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोचा गया है उस चीज़ पे खरा उतरेगा। दिस प्रोविजन इज एनीथिंग बट द जस्ट एंड रीजनेबल लॉ। चलिए, चैलेंज की वर्ब है मेक्स। एनविजन यानी जिसके बारे में आपने सोचा है, परिकल्पना किया है, जिसके बारे में आपने विजुलाइज किया है। एनीथिंग बट और नथिंग बट दो फ्रेजेज अंग्रेजी में। ठंडे दिमाग से सुनना, एक बार में समझ जाओगे। आप जब हिंदी में बोलते हो ना, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ भी नहीं है। एक सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं आपको। जैसे आपसे किसी ने पूछा है कौन है, आपने बोला वो यार और कुछ नहीं है, मेरी दोस्त है। तो आप जब ऐसा बोल रहे होते हो तभी ये फ्रेज का इस्तेमाल होता है। अगर मैं ये कह दूँ वो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है वो सिर्फ मेरी दोस्त है। तो शी इज़ ओनली माई फ्रेंड। या फिर उसको ऐसा बोल दूँ, शी इज़ ओनली अ फ्रेंड ऑफ माइंड। ऐसा ही बोलूँगा ना। अब देखो, ये ओनली को ही आप नथिंग बट से रिप्लेस कर सकते हैं। शी इज़ ओनली अ फ्रेंड ऑफ माइंड, शी इज़ ओनली अ फ्रेंड ऑफ माइंड, या शी इज़ नथिंग बट अ फ्रेंड ऑफ माइंड। नथिंग बट क्या है? वो कुछ भी नहीं है सिवा मेरा दोस्त होने के। बट यहाँ पे सिवा की बात कर रहा है, यानी एक्सेप्ट फॉर की बात कर रहा है। एक एडवर्ब है जो प्रेपोजिशन है, और नथिंग का मतलब है और कुछ भी नहीं। तो वो सिर्फ मेरी दोस्त है, शी इज़ ओनली अ फ्रेंड ऑफ माइंड, या शी इज़ नथिंग बट अ फ्रेंड ऑफ माइंड। तो ये नथिंग बट आपने सीख लिया, ओनली से रिप्लेस होगा। अब देखो दूसरा टाइप का सेंटेंस, वह कुछ भी हो सकती है पर मेरी दोस्त नहीं। आप बोलते हो ना, यार ये लड़का कुछ भी हो सकता है, मेरा दोस्त नहीं हो सकता, मेरा दुश्मन हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है ना, कुछ भी बना लो, मैं दोस्त नहीं बनाऊंगा इसको। तो वो कुछ भी हो सकती है पर मेरी दोस्त नहीं, तब आपको यूज़ करना है एनीथिंग बट। तो मैं कैसे लिखूँगा? शी कैन बी एनीथिंग बट माई फ्रेंड। एनीथिंग मतलब कुछ भी, बट मतलब सिवा, तो वो कुछ भी हो सकती है सिवा मेरे फ्रेंड होने के। अब इसी कोई और आसान भाषा में लिखने का दूसरा तरीका है, शी इज़ नॉट माई फ्रेंड एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी, और नॉट का मतलब है नहीं। तो शी कैन बी एनीथिंग बट माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड के सिवा कुछ भी हो सकती है, या शी इज़ नॉट माई फ्रेंड एट ऑल, वो मेरी फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। चलो, मैंने खेलना सिखाया है आपको एनीथिंग बट और नथिंग बट से। जिन बच्चों का ये फर्स्ट टाइम था, एक बार इसको रिपीट कर लेना।
ये वो काम है जो आपको 2.5-3 घंटे लगेंगे खुद से समझने में। ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, बैठ जाए तो एक बार में बैठ जाए, नहीं बैठे तो 2 दिन में ना बैठे। अगर आप एक बार रिपीट कर लोगे ना, एनीथिंग बट और नथिंग बट को ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। एक सेंटेंस, 2 सेंटेंसेस भी दे रहा हूँ आपको एज क्लास वर्क। जो पीटर ने कहा वो सच के सिवा कुछ भी नहीं था। जो पीटर ने कहा वो सच के सिवा कुछ भी नहीं था। या फिर यूँ कह दूँ, जो पीटर ने कहा वो सिर्फ सच था। तो देख लो, सच के सिवा कुछ भी नहीं, एनीथिंग बट लगाऊँ, नथिंग बट लगाऊँ, खुद से चेक करना। डालो कमेंट्स में, तभी सीखोगे। खुद से ट्राई देना पड़ेगा आपको, है ना। वीडियो को पॉज करो, कमेंट में डालो। एक सेंटेंस और दे रहा हूँ, ये मैं आपको यहीं करवा देता हूँ। देने का मतलब है यहीं पे इसको अपने अटेम्प्ट करेंगे। द वेदर वॉज नथिंग बट प्लेजेंट विद स्टॉर्म्स एंड हैवी रेन ऑल डे। वेदर जो है प्लेजेंट के सिवा कुछ भी नहीं था, खुशनुमा होने के सिवा कुछ भी नहीं था, सारा दिन तेज़ बरसात और स्टॉर्म्स के साथ, तूफ़ानों के साथ। मुझे एक बात बताओ, जब तूफ़ान और तेज़ बरसात आ रही होती है तो क्या वेदर प्लेजेंट होता है? आप कह सकते हो सर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तेज़ बरसात आए, तूफ़ान आए। अगर तूफ़ान में आप फंसे हो तब? देखो, जनरली तूफ़ान और तेज़ बरसात जो है संकट की घड़ी होती है। कोई आदमी जा रहा है, वो तूफ़ान में फंस गया, तो वो प्लेजेंट बिल्कुल भी नहीं होता। किसके लिए प्लेजेंट होगा भाई तूफ़ान? तो कहने का मतलब है, ये जो नथिंग बट का इस्तेमाल किया है, नथिंग बट का मतलब क्या होता है? ओनली। तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, वेदर जो है सिर्फ प्लेजेंट ही था और कुछ नहीं था। ऐसा था क्या? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ वेदर जो है प्लेजेंट के सिवा सब कुछ था, या बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं था। सारा दिन तूफान आ रहे हैं, रेन आ रही है, प्लेजेंट यानी खुशनुमा नहीं हो सकता। तो मुझे ये द वेदर वॉज नथिंग बट प्लेजेंट की जगह लिखना चाहिए वॉज एनीथिंग बट प्लेजेंट। समझ गए ना? इस वेदर को आप कुछ भी बोल लो लेकिन खुशनुमा नहीं बोल सकते। इट वॉज एनीथिंग बट प्लेजेंट या द वेदर वॉज नॉट प्लेजेंट एट ऑल। चलो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार रिपीट करने से बहुत ईजिली सबके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर किसी क्लास में करवाऊंगा, फिर रिवीजन होगा, क्लास में रेगुलर रहा करो। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को, आ जाओ अपने क्विज पे। शुरू करेंगे किससे? पैराजंबल से। 4 आपके पास सेंटेंसेस हैं, 5 मिनट का वक्त है। वीडियो को कर दो पॉज। अच्छे बच्चे की तरह, अच्छे लड़के और लड़की की तरह खुद से बना करके बताओ आपको क्या लगता है चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। ठीक है, कैसे इस पैराजंबल को आप सॉल्व करेंगे। सेक्शन 107 जो है वो अलाउ करता है प्रॉपर्टी के कब्जे को, अटैचमेंट को सरकार के द्वारा बिना किसी ट्रायल या जजमेंट के, बिना किसी कोर्ट केस या उसके फैसले के। जो ये BNSS है वो बहुत रेज करता है कंसर्न्स, चिंताओं को करता है पैदा। और किस चीज़ को लेकर के? कंप्लायंस को लेकर के। अब किसकी कंप्लायंस है? देखो इट्स लिखा हुआ है, हमें नहीं पता किसकी कंप्लायंस है। और ये कंप्लायंस होगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी राइट की प्रोटेक्शंस के साथ में। संविधान में जो प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, संपत्ति के जो अधिकार हैं, उसकी प्रोटेक्शन को लेकर के। समझ गए ना? ये इट्स किसके लिए लिखा गया है मुझे तो नहीं पता। ये जो बी है ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता भाई। अगर ये फर्स्ट सेंटेंस बन जाए और इसमें इट्स लिखा हो और इट के बारे में बताया ना गया हो तो ये फर्स्ट सेंटेंस कैसे बनेगा? फर्स्ट सेंटेंस कुछ और होगा, ए होगा, सी होगा या डी होगा, उसके बाद में कभी बी आएगा जो कि है ना पहले आने वाले सेंटेंस में से इट को रेफर करेगा। समझ पा रहे हो ना? इट किसी चीज़ के लिए आता है, वो चीज़ आपको पहले बतानी पड़ेगी किसी और सेंटेंस में, फिर बी का नंबर आएगा। अब देखो शुरू किससे बता रहा है सेंटेंस, या तो बी से या सी से या ए से। तो बी से तो नहीं हो रहा, 4 तो मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं है। अब या तो ए है या सी है। सी देख लो, कोर्ट्स कैन अटैच प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन मिनिमल एविडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टू विक्टिम्स। कोर्ट जो है प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती हैं, संपत्ति को कब्जा सकती हैं मिनिमल एविडेंस के आधार पे, थोड़ी सी सबूतों के आधार पे भी, और डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं आपकी क्राइम की प्रोसीड्स को विक्टिम्स में, आपके शिकारों में। डी कह रहा है द लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस फॉर कंपेंसेटिंग विक्टिम्स अंडरमाइंस द लॉज फेयरनेस। जो क्लियर गाइडलाइंस का एक लैग है, जो कमी है विक्टिम्स को कंपेंसेट करने के लिए, वो कमज़ोर बनाती है इस लॉ की, इस कानून की निष्पक्षता को। तो देखो या तो ए बनेगा फर्स्ट या बनेगा सी। क्या बनाऊं ए और सी में से? देखो ए बनेगा क्योंकि ए में इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देख पा रहे हो सेक्शन, यहीं से तो इंट्रोडक्शन आ रहा है। सेक्शन 107 जो है किसी की भी प्रॉपर्टी को कब्जाने को
कब्जाने की ताकत जो है कोर्ट्स को देता है बिना किसी ट्रायल और जजमेंट के। ठीक है, या तो फर्स्ट आंसर बनेगा या जो है थर्ड आंसर बनेगा। ए से आपका सेंटेंस शुरू होना चाहिए। अब अगर ये दोनों मेरे आंसर्स हैं तो ए के बाद या तो सी आएगा या डी आएगा। सी में बताया गया है प्रॉपर्टी को अटैच करने को, वही बात जो है अटैचमेंट की सी के अंदर कंटिन्यू हो रही है। लेकिन डी में बात कर रहा है प्रॉपर्टी को कंपेंसेट करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की विक्टिम्स के अंदर। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी अटैच करने की बात हुई, सी में भी प्रॉपर्टी अटैच की गई मिनिमल एविडेंस पे और डिस्ट्रीब्यूट की गई विक्टिम्स के बीच में। और डी में बताया गया कि कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है उसका कोई भी क्लियर गाइडलाइंस हमारे पास नहीं है। तो भाई साहब ए से मिला हुआ है सी, ए से मिला हुआ है सी और सी से मिला हुआ है डी। तो ए सी डी जहाँ आ जाए मेरा आंसर बन जाएगा। बी तो आना ही है लास्ट में, यही एक आंसर बन रहा है मेरे पास, दूसरा कुछ बनेगा नहीं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मुश्किल तो नहीं लगा? रिपीट कर दूं एक बार। ए में बताया गया हुआ क्या, सेक्शन क्या बताता है? सेक्शन बताता है कि किसी की प्रॉपर्टी कब्जाई जा सकती है। सी में क्या बताया? प्रॉपर्टी कब्जाई भी जा सकती है और आपके शिकारों में बांटी भी जा सकती है जिससे आपने प्रॉपर्टी कमाई है। और डी में क्या बताया? बांटने का जो तरीका है उसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है। ये चीज़ जो है लॉ की निष्पक्षता को बहुत ख़राब बनाती है। तो सी से डी कनेक्ट हो गया। अब बी अपने आप बचा ले दे के इसको आना ही है कहीं ना कहीं, तो ए सी डी बी आंसर बन जाएगा। चलो ऐसे सॉल्व करते हैं डिफ़िकल्ट पैराजम्बल्स को। कल से थोड़े मैं ईजी वाले लाऊंगा। कुछ बच्चों ने मुझे बोला सर ईजी वाले भी करवाओ, कभी ईजी वाला कर लेंगे। ठीक है, चलो। कह रहा है जी इनमें से कौन सी चीज़ इस आर्टिकल की टोन को कैप्चर करती है इस नए कानून की अप्रोच को लेकर के प्रॉपर्टी राइट्स के लिए? इन चारों में से कौन सी टोन में बताया गया कि प्रॉपर्टी के राइट्स को नया कानून कैसे वायलेट करता है? देखो जी, ना तो ये कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है, आशावाद दिखा रहा है, ना ये प्रेज कर रहा है, ना ये न्यूट्रल है। ये दिखा रहा है अपनी चिंता या अलार्म को ड्यू प्रोसेस की इरोजन को लेकर के, कानूनी प्रक्रिया की कमजोरी को लेकर के और प्रॉपर्टी के राइट्स को लेकर के। इरोजन यानी किसी चीज़ में कमजोरी आना, और ड्यू प्रोसेस मैंने आपको बताया था कानूनी पूरी प्रोसीजर। तो अलार्म यानी चिंता को दिखाने वाली टोन है, सेकंड में बनेगा बी। चलिए, कह रहा है जी आर्टिकल 107 के इंटेंट को लेकर के क्या इशारा मिला है जो है इस पूरे पैसेज में? इस पैसेज में आर्टिकल सेक्शन 107 जो है बीएनएसएस का, उसके इंटेंट यानी इरादा क्या है, इस बारे में क्या इशारा किया गया है? इरादा अच्छा है, इरादा बुरा है, सरकार का इरादा खराब था, क्या कहना है? मतलब खुद से ट्राई दे रहे हो ना साथ साथ, बहुत आसान है। इसका इरादा तो अच्छा ही था, सरकार चाहती थी कि बदमाशों को जल्दी से सज़ा मिले, है ना, लेकिन इससे नुकसान होंगे लॉन्ग टर्म में, वो अलग बात है। तो इट एम्स टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस बाय कंपेंसेटिंग विक्टिम्स ऑफ क्राइम। एम तो इसका यही था, जल्दी से जस्टिस हो जाए और लोगों को जिनसे पैसा चुराया गया उनको वापस मिल जाए। ठीक है, तो इस तीसरे में इसका इंटेंटेड एम यही है, थर्ड बनेगा ए। चलो बीच के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। वीड आउट, मेजर अप, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड और अनब्रिडल्ड। ठीक है, चारों के मीनिंग बताने हैं आपको। ये चारों वर्ड्स बड़े अच्छे से आपको करवाए थे। लास्ट में दो एरर्स मिलेंगी, पहली मिलेगी इस फ्रेज़ के आसपास या इसकी वजह से, और दूसरी मिल सकती है इस वर्ड के आसपास या इससे इसकी वजह से। फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे आंसर्स हैं, आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मेरे आंसर से अपने आंसर्स मैच कर लेना। ठीक है, फर्स्ट कमेंट में जाओ, पिंड कमेंट है फर्स्ट वाला, वहीं पे आपको मेरे आंसर्स मिलेंगे। चलिए, क्लास कैसी लगी आज की? लीगल आर्टिकल था लेकिन कोशिश की आपको कहानी की तरह समझाया जाए। सब कुछ समझ में आया हो, पूरा देखा हो तो सर पीडी लिख दिया करो, सर पूरा देखा पीडी, और सब इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आया हो तो पीडी आए। ठीक है, ये आपका फीडबैक देने का तरीका है ताकि उन थीम के आर्टिकल्स को बार बार रिपीट किया जा सके जो आपको अच्छे लगते हैं। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।